Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is 10th class physics रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है, मतलब लाइट हमारा टॉपिक है एंड उसके अंदर दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा की थी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो चैप्टर समझ में आया था। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है तो कोई भी सरफेस, मतलब हमारी, जैसे कि हम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब मतलब क्या हुआ कि जो लाइट हम दे रहे हैं और किसी भी स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस आ जाए तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक मिरर होता है जिससे हम और रिफ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन, ग्लास, वाटर, इन तीनों चीज़ों के ऊपर मतलब लाइट पास कर जाती है, तो मतलब पूरी तरीके से पास कर जाती है, आर पार हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और हमारी पिछली वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा की थी। और आप हमारे चैनल लाइक कर दीजिए, मतलब आप हमारी वीडियो लाइक कीजिए एंड हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए एंड इस वीडियो को बहुत वायरल कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपका एग्ज़ाम फियर बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस देखिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना कोई देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट में मैंने रिफ्लेक्शन क्लियर करा दिया, अब हम रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन को करने के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ये समझना है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली में हो कैसे रहा है। तो मैं सारे क्लियर पॉइंट कराता हूँ, जितने भी आपके पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट क्लियर कराऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है ना। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या है, जैसे हम 3 फेनोमेना जैसे अभी बताई गई कि ट्रू सॉल्यूशन होता है, वाटर होता है, कांच होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब लाइट रेज किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर पड़ती हैं और वो कैसी हों, ऑब्लिकली हों, किसी पर्टिकुलर एंगल पर हों, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी, कांच के अंदर लाइट की स्पीड अलग होती है, डायमंड के अंदर स्पीड अलग होती है। अंडरस्टैंड? तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब व्हेन लाइट रे ट्रैवल थ्रू ओब्लिकली, लाइट रे तिरछी करें, मान लीजिए आपका ये कांच का ब्लॉक है, ठीक है, इस पर हमने लाइट डाली या हमने यहाँ पेन रख दी और यहाँ पर हम खड़े हो गए और इन पेन को देख रहे हैं, तो वो लाइट पहले तो ये जो आपकी पेन पड़ी हुई हैं वहाँ पर तो लाइट कहाँ पर मूवमेंट कर रही है, रियर मीडियम, एयर के अंदर, एयर को हम रियर मीडियम कहते हैं। अब वही लाइट कांच में आएगी, तो यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में अलग होती है और ग्लास में अलग होती है। अंडरस्टैंड? तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में अलग होती है और ग्लास में अलग होती है। अगर किसी ग्लास के ऊपर, है ना, 90 डिग्री पर कोई लाइट आती है, 90 डिग्री पर जितनी भी लाइट, तो वो आर पार हो जाती हैं, उनसे रिफ्रैक्शन की उम्मीद नहीं हो सकती। मतलब ये हुआ, तभी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड यूज किया है जिसे बोलते हैं ऑब्लिकली। क्या बोलते हैं इसे? ऑब्लिकली, ठीक है। ऑब्लिकली मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पर होना चाहिए, बिना एंगल पर काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो बिना किसी पर्टिकुलर एंगल के आप समझ ही नहीं सकते, तो उसे हम ऑब्लिकली बोलेंगे, है ना। तो ये आपका जो फेनोमेना है वो ऑब्लिकली हो रहा है।
इसीलिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिकली, ठीक है। लाइट रेज मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पर आनी चाहिए, तो एंगल पर आई तो रिफ्रैक्शन होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, तो व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम चेंजेस। मतलब हम जानते हैं कि जो लाइट की रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन तब करेंगे जब एक जैसा मीडियम होगा। जैसे ही ये किसी दूसरे मीडियम में जाएंगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरेंगी तो रिफ्रैक्शन होगा, और आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, कोई मिरर होगा, कोई सरफेस होगा तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल हमें कंसंट्रेट करना है फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में होता क्या है? रिफ्रैक्शन इज़ ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन की फेनोमेना क्यों हो रही है कि जब लाइट रेज किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती हैं, चाहे वो पानी हो, ट्रू सॉल्यूशन हो, डायमंड हो, है ना, वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, तो उसमें जब जाती हैं तो उनकी स्पीड उसमें जाके चेंज हो जाती है। जब स्पीड चेंज हो जाएगी तो पूरी कहानी बदल जाएगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल और भी हैं जो रिफ्रैक्शन दे रहे हैं। व्हेन थिक ग्लास स्लेब इज प्लेस्ड ओवर अ सम प्रिंटेड मैटर। मान लीजिए तुम्हारी किताब है, उस किताब के ऊपर कोई कांच का टुकड़ा ट्रांसपेरेंट वाला रख दो, तो आपको लगेगा कि उसके जो वर्ड्स हैं, लेटर हैं, वो ऊपर की ओर उठे हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर हम या फिर हम बकेट के अंदर जब हम नहाते हैं तो कोई मग्गा डाल देते हैं, तो हमें वो जो मग होता है वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ऊपर है, और वो हल्का भी लगता है, तो वो एक दूसरा रीज़न है। अगर हमने किसी कॉइन को बॉटम ऑफ बाउल में रख दिया, बाउल के अंदर बॉटम, जैसे कोई बाउल है जो करीब 6 सेंटीमीटर डीप का है, डेप्थ है उसके अंदर, और पानी भर दो, उसमें कोई कॉइन रख दो, तो कॉइन ऐसा लगेगा कि वो ऊपर की ओर है, थोड़ा सा ऊपर की ओर रखता है, ठीक है। तो उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लेब। मतलब जो कांच का टुकड़ा होता है रेक्टेंगुलर, उससे कैसे रिफ्रैक्शन होगा, है ना। ठीक है, तो अगर हम ग्लास स्लेब की बात करें तो इस ग्लास स्लेब से कैसे हो रहा है रिफ्रैक्शन, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले मैं पॉइंट्स को क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं डायग्राम बना दूंगा, फिर वो कचर पचर हो जाती है। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट बॉटम। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट बॉटम, both air glass interface and glass air interface. The emergent ray is parallel to the direction of incident ray। और जो आपकी इमरजेंट रे होती है, इमरजेंट का मतलब लाइट रेज गई किसी कांच में घुसी, ठीक है, उससे आर पार निकली और ये आपकी ऐसी हो गई, तो मतलब ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल हो गई। और यहाँ पर जो हमने 90 डिग्री पर नॉर्मल बनाया, एन जिसे बोलते हैं, तो ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर है, इसे टुवर्ड द नॉर्मल बोलेंगे। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बना लें तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। बस दो ही बातें आपको अच्छे से लर्न करनी है। ये आपके एयर है, ये डेंसर मीडियम है। जब एयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर रिफ्रैक्टेड लाइट झुक जाती है, तो टुवर्ड द नॉर्मल बोलते हैं। और अगर हम ये देखें, ग्लास स्लेब से एयर में जाएगी तो वो आपके नॉर्मल से दूर चली जाती है, नॉर्मल से दूर हो रही है लाइट रे। तो नॉर्मल से दूर होने का सेंस ये हुआ कि जब रिफ्रैक्शन हो जाता है डेंसर टू एयर, तब नॉर्मल से दूर चली जाती है। क्या चली जाती है? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है ना। तो ये और इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लगता है जान कितनी मोटी किताब बना दी गई है, कोई मोटी किताब नहीं है, बस आपको अपनी फेनोमेना से मतलब है। जितनी अच्छे तरीके से आप फेनोमेना तैयार कर लोगे उतनी अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है। मतलब लाइट रे जब एयर से डेंसर में जाती है, एयर से
डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, टर्न हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। और जब डेंसर से एयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लेब कंसिडर द फिगर गिवन बिलो ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर तो डायग्राम है, यहाँ हम पॉइंट क्लियर करते हैं। जब हम पॉइंट क्लियर करेंगे तो इन दिस फिगर AO, मतलब यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसके अंदर AO इज़ द लाइट, है ना, रे ट्रेवलिंग तो अब हम इम्पोर्टेंट बात क्या देखते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सीधा सीधा हम डायग्राम पर ही आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हो क्या रहा है कि उन्होंने पॉइंट्स बता रखे हैं। अगर मैं पॉइंट से बताऊंगा तो आपको बोरियत होगी, तो सीधा सीधा हम अपने टू द पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो टू द पॉइंट का मतलब बस आ गए हम टू द पॉइंट। बस इस डायग्राम से मतलब रखो, इसी में समझा देता हूँ बहुत जल्दी से। तो ये मान लीजिए एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर नॉर्मल बना लिया, हमने कुछ किया है। और ये आपका PQR ऐसे ग्लास की स्लेब है, इतना हो गया। अब हमने, और ये आपका I है, I का मतलब है इंसिडेंट एंगल। ये इंसिडेंट एंगल क्या बीमारी है? नॉर्मल एंगल ऑफ नॉर्मल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, उसके बीच के एंगल को हम कहते हैं ये आपका इंसिडेंट एंगल। ठीक है, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद अवे फ्रॉम हो गई। जैसे अवे फ्रॉम हुई तो नॉर्मल, है ना, नॉर्मल और इस लाइट के रेज के बीच में आपकी रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एयर से ग्लास में जाना, रेयर से डेंसर में जाना, ठीक है, और डेंसर से एयर में जाना। तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हो, जब रे एयर से डेंसर में आ रही है तो ये आपकी नॉर्मल की ओर झुक रही है ना, और जब जैसे ही आप डेंसर से एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी के बेस पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे आप समझोगे? ऐसे ही समझोगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सबसे पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, refracted ray and normal to the interface of two transparent media at a point of incident all lie in a same plane। सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे की, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। ये आपका साइन बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडिया। दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। इसे बोलते हैं स्नेल लॉ। स्नेल क्या है? नाम के साइंटिस्ट हैं, SNELLS लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है इफ़ आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर आई इंसिडेंट एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है तो साइन आई अपॉन साइन आर का मतलब होता है कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। अब दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लाइट प्रोपागेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट इन द वैक्यूम। आप जानते हो कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है
और वो ये भी कह रहे हैं कि जो लाइट होती है वो कहाँ पर ज़्यादा होती है स्पीड, उसकी लाइट कहाँ होती है, वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन वैक्यूम, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद द हाईएस्ट स्पीड, ये हाईएस्ट स्पीड के द्वारा है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड के द्वारा चलती है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट, in air the speed of light is only marginally less compared to that in vacuum, so it reduces considerably in glass or water। ठीक है, ये सब कम होते रहते हैं। द वैल्यू ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर गिवन पेयर ऑफ द मीडिया डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है, उसका मीडियम क्या है। तो द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और सेकेंड मीडियम V1 to V2 medium, the speed of light or refractive index will be the ratio of 1:2। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद हम देखते हैं साइन आई चलिए, हाँ इसी को देखिए। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका दे रखा है कि हाँ सेकंड मतलब इस मीडियम को, मतलब 1 और 2 स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन टू अनदर मीडियम, या V1 और V1 अपॉन V2, अंडरस्टैंड। उसी तरीके से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया वन with respect to media 2 is represented as n, मतलब represented n 1 2, ये 1 n 2 ज़्यादा सही है। ठीक है, 1 और n 2 ये ज़्यादा सही, 1 और 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। तो अगर सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे करके स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जैसे ग्लास हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कोई मीडियम हो सकता है, अंडरस्टैंड। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। अब 2 टाइप के लेंसेस हैं, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है जो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस से है ना को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। बल्जिंग डबल होता है, बीचों बीच में मोटा और किनारे पर पतला। कॉनकेव लेंस होता है वो बीचों बीच में सेंटर पर पतला और किनारे पर मोटा होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्ज का मतलब फोकस से आने वाली लाइट, वो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट को फोकस पे जाके कन्वर्ज करता है। ठीक है, और जैसा कि हम देख रहे हैं फोकस से लाइट आई और उसे कन्वर्ज कर दिया, कहेंगे हम इसे कन्वर्जन। यहाँ पर फोकस पर जी होगा तो फोकस पर ही, पर उसी साइड में होगा और आपका डाइवर्जन होगा। क्या होगा? डाइवर्जन। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इम्पोर्टेंट बात थी। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हर चीज़ का होता है। जैसे ये वाला जो मिरर का हिस्सा है ना, पॉलिश तो हमने की नहीं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा और फोकस ये रहा। ये वाला हिस्सा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा और फोकस ये रहा। ये सी है, ये एफ है। इन्हीं को ही हम F1 और F2 लिख सकते हैं। ये 2F1 हो गया और ये 2F2 हो गया। अंडरस्टैंड? ये इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, इसके बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है और उससे क्या होता है, आपका फोकस पे जा कर के जुड़ जाती है। पैरेलल लाइट आई और फोकस पे जाकर चली गई। तो जब कभी भी, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ, फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो फोकस से पैरेलल हो जाए। ठीक अपोजिट दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर फोकस पर है कोई भी ऑब्जेक्ट तो पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल है तो वो फोकस पर चली जाएगी। यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ये सब थे। ये बहुत सारे ऑप्टिकल सेंटर, किसी भी लेंस के सेंटर पर, है ना, स्फेरिकल पॉइंट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अ ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस तो वही है, ऑप्टिकल लाइन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। प्रिंसिपल फोकस वही है कि जब इनफाइनाइट से कोई लाइट रे आती है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी कौन कौन से टाइप की इमेज बनती हैं। ठीक है, तो पहली केस तो हमने बता ही दिया, इनफाइनाइट से कोई लाइट रेज आती हैं या इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बनेगी। ऐसे करके कोई लाइट रे होती है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो बस ऐसे ही आर पार हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती और रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। ऐसे करके यहाँ पर आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में आप जानते हो इनफाइनाइट से आए, कहीं से आए, उसी साइड में फोकस पे तो आपकी जुड़ेगी, है ना, तो फोकस पर ही आने वाली है। ऐसे करके पास में रखी होती है कोई इमेज, है ना, पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो फोकस के पास से गुजर जाती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रे डायग्राम्स। बिना रे डायग्राम के ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। रे डायग्राम आप देख सकते हो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, इनफाइनाइट पे रखते हैं, जैसे लेंस से लाइट रेज पास होती हैं तो फोकस पे जा कर के जुड़ जाती हैं, वहाँ पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद है आपका ऐसी इस टाइप से इमेज कैसी बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे, और फिर वो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर। तो इमेज जो होगी, नेचर ऑफ इमेज होगी, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज होगी आपकी रियल और इन्वर्टेड एंड हाईली डिम्ड। रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिम्ड। ठीक है, ये चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड ऑफ 2f रख दिया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख दिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पर 2f बड़ी यूज़ कर लेते हैं, तो एक लाइट तो पैरेलल ही जाने वाली है, वो जाके आपकी बिटवीन f और 2f जुड़ जाएगी। एक लाइट रे हमेशा हम भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जहाँ पर मिलती है वहीं पर इमेज बन जाती है। इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, अंडरस्टैंड कि रियल, इन्वर्टेड और थोड़ी छोटी साइज की बनेगी। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट को आपने ठीक 2f पर रख दिया तो उसी साइज़ की इमेज बनेगी। उसी साइज़ की इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ की होगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रख दिया तो इमेज जो होगी वो आपकी बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये बड़ी कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। सीधी सी बात है, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए बियॉन्ड 2f है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f, तो आपका नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है
एफ और 2F, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इरेक्ट इमेज बन गया। कैसे बनेगी? इरेक्ट। तो मैंने आपको अभी आपको 5 टाइप की इमेज, 6 टाइप की इमेज बता दी। एक तो वर्चुअल इमेज या फिर रियल इमेज इनफाइनाइट पे, फिर रियल इमेज सेम साइज़ की, फिर बिटवीन एफ और 2F के बीच में, और ये आपकी एफ की बिटवीन 2F के बीच में, और ये इमेज है आपकी एफ पर ही, 2F पर ही। ठीक है, तो ये आपकी 6 टाइप की इमेज हो गई। अंडरस्टैंड? अब जो इस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट रह गया है, वो इम्पोर्टेंट ये रह गया है कि साइन कैसे होते हैं, ठीक है, या लेंस का फॉर्मूला कैसे होता है। तो साइन का मतलब ये होता है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस साइड में जो भी साइन होगी वो आपके नेगेटिव होंगे। तो वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव वी की वैल्यू होती है, अदरवाइज 5 टाइम के लिए वी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पहले रफ कर देते हैं। हाँ, तो साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज आर सिमिलर टू द यूज फॉर स्फेरिकल मिरर। एक जैसे ही साइन थे। ऑल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर लेंस, है ना, और द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज अ नेगेटिव। सीधी सी बात है, यहाँ फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। V5 केस के लिए पॉजिटिव होगा, वर्चुअल के लिए V की वैल्यू नेगेटिव होगी, और U हमेशा नेगेटिव होता ही है। बस इतनी सी बात बतानी। तो लेंस फार्मूला ये रहा, 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पॉजिटिव होता है, मतलब m इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम ऐसे कह सकते हैं H2/H1 इक्वल V/U। क्या कह सकते हैं? H2/H1 इक्वल V/U। ठीक है, अब देखो, जैसा कि आप जानते हो, मैंने कोर्स, ये आपका सिलेबस है, थियोरेटिकल सिलेबस प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, और ये मैंने पूरा का पूरा कर ही दिया है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। मैग्नीफिकेशन भी हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है? आपको न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट करना है। तो न्यूमेरिकल पर कंसंट्रेट करने के लिए मैं आने वाले टाइम में एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें एस चांद के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एस चांद के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन होगा। बस यही आपको बताना था। इसी के साथ I hope you will subscribe my channel, okay, New Quantum Classes, and like my video. If you like my video, like and subscribe my channel, as well as press bell icon, and also share with your friends. Thank you so much. Have a nice day. एंड फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।